सोचिए, हमारे विचार, क्या वो वाकई हमारे अपने हैं या फिर वो भी किसी दोहरे चरित्र वाले किरदार की तरह हैं? एक चेहरा अच्छा, दूसरा बुरा, जैसे दिन और रात। आज हमारे पास संजय सेठी का एक कमाल का टेक्स्ट है जो विचारों की इन्हीं दो अवस्थाओं को राहु और केतु का नाम देता है। बिल्कुल, और ये चर्चा मतलब ज्योतिष के ग्रहों की उतनी नहीं है जितनी हमारे मन के अंदर चल रहे खेल की है। अच्छा। स्रोत का मूल विचार यही है कि राहु और केतु कोई आसमान में बैठे पिंड नहीं, बल्कि इंसान के अंदर सोच और सोच से परे जाने की अवस्थाएं हैं। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे कि एक ही शक्ति हमें न्यूटन या आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक कैसे बना सकती है, और वही शक्ति एक महाअहंकारी इंसान भी, और दूसरी शक्ति बुद्ध बना सकती है, या फिर इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह। हाँ, ये तो कमाल का विरोधाभास है ना? तो चलिए इस दिमागी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो स्रोत की शुरुआत होती है राहु से, जिसे विचार की अवस्था कहा गया है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। राहु अच्छा भी है और बुरा भी। ये कैसे काम करता है? ये पूरी तरह से विचार की क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ओके। स्रोत इसे दो हिस्सों में बांटता है। पहला है शुभ राहु, जिसे वो विजडम यानी प्रज्ञा कहता है। जब राहु शुभ होता है तो व्यक्ति के दिमाग में अचानक से ऐसे विचार आते हैं जो लगते हैं कि कहीं बाहर से, किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, एकदम अनोखे, अलौकिक। यही वो चिंगारी है। हाँ, यही वो चिंगारी है जो किसी को महान वैज्ञानिक, कलाकार या इनोवेटर बनाती है। और टेक्स्ट में एक बहुत मजेदार मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, ये भिखारी को राजा बना सकता है। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शुभ राहु की अवस्था में व्यक्ति की सोच उसे अचानक ऐसे लोगों, ऐसे मौकों और हालात से जोड़ देती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं। अच्छा। वो ऐसे कनेक्शन बना लेता है जो तर्क से परे लगते हैं। ये विचार की वो ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। जैसे टेक्स्ट में एलॉन मस्क का उदाहरण है। बिल्कुल, उन्हें ये चीख कर बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उनके विचार, उनका काम, चाहे वो स्पेसएक्स हो या टेस्ला, वो खुद उनकी पहचान बन जाते हैं। ये है विजडम जो कर्म में बदल जाती है। समझ गई। मतलब यहाँ पहचान काम से बनती है, अहंकार से नहीं। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू अशुभ राहु क्या है? स्रोत इसे इंटेलिजेंस कहता है, जो विजडम से अलग है। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी फर्क है। अशुभ राहु की अवस्था महाअहंकार की स्थिति है। हाँ, यहाँ व्यक्ति इंटेलिजेंट तो है, उसके पास तर्क हो सकते हैं, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर सकता है, लेकिन असल में वो कुछ ठोस करता नहीं। उसकी सारी ऊर्जा ये साबित करने में जाती है कि मैं महान हूं और बाकी सब बेवकूफ हैं। लेकिन क्या हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें करता है अशुभ राहु का शिकार है, या फिर ये सिर्फ बड़े सपनों और अहंकार के बीच का एक महीन फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क बहुत महीन है और वो छिपा है नियत में। नियत में? हाँ, बड़ा सपना देखने वाला कुछ बनाना चाहता है, दुनिया में कुछ जोड़ना चाहता है। अशुभ राहु वाला व्यक्ति सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। स्रोत कहता है कि ऐसे लोगों का सबसे बड़ा काम होता है खुद से कमजोर को सबके सामने जलील करना। ओहो। किसी की गरीबी का, किसी की लाचारी का भीड़ में मजाक उड़ाना। उनकी इंटेलिजेंस दूसरों को तोड़ने में इस्तेमाल होती है, जोड़ने में नहीं। मतलब उनका विचार कहता है तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। बिल्कुल। जबकि शुभ राहु का विचार कुछ कहता नहीं, एक नया आविष्कार करके दुनिया को दिखाता है। अशुभ और शुभ राहु का मूल अंतर है। अगर विचार इतनी शक्तिशाली दो-धारी तलवार हो सकता है, तो विचार का ना होना वो तो और भी ज्यादा ताकतवर होगा, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। और मुझे लगता है यहीं पर केतु की बात आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। केतु है विचारहीन अवस्था, और ये राहु से भी ज्यादा खतरनाक और फायदेमंद हो सकता है। अच्छा। हाँ, यहाँ बात सोच के होने या ना होने की नहीं, बल्कि चेतना के स्तर की है। क्या आप विचार से ऊपर उठ रहे हैं या उसके नीचे गिर रहे हैं? एक मिनट, मुझे ये समझना है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि विचारहीनता बुद्धत्व है,
और दूसरी तरफ ये पागलपन है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हो सकते हैं? इनके बीच की रेखा क्या है? यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा हिस्सा है। वो रेखा है जागरूकता यानी अवेयरनेस की। जागरूकता? हाँ, जब केतु शुभ होता है तो व्यक्ति विचार से ऊपर उठता है। वो अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। साक्षी? ये बुद्ध, परमहंस या ओशो की अवस्था है। विचार आते हैं जाते हैं पर व्यक्ति शांत रहता है। इसे विचार शून्य होना कहते हैं। ये चेतना का सर्वोच्च स्तर है, परम शांति की अवस्था। ठीक है, ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन अगर केतु अशुभ हो जाए तो तब क्या होता है? ये सुनकर ही थोड़ा डर लग रहा है। और डरना लाजमी है क्योंकि यहाँ पर बात वाकई डरावनी हो जाती है। अशुभ केतु में व्यक्ति विचार से नीचे गिर जाता है, जागरूकता खत्म हो जाती है। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा का इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं कि विचार बर्फ की तरह जम जाता है। बर्फ की तरह जम जाता है? हाँ, व्यक्ति एक तरह से चलता फिरता मुर्दा या ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है? बिल्कुल, उसे सही गलत अच्छे बुरे का कोई अंदाजा नहीं रहता। वो बस एक जमे हुए विचार या एक आदेश पर काम करता है। अच्छा। स्रोत का ये बर्फ की तरह जम जाने वाला विचार बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह से कॉन्फर्मेशन बायस का चरम रूप है, जहां दिमाग किसी भी नई जानकारी को लेना बंद कर देता है। बस एक ही विचार रह जाता है। हाँ, जो उसके मूल विचार से मेल नहीं खाती। वो विचार ही उसकी पूरी सच्चाई बन जाता है। रास्ते पे घूमने वाले पागल से लेकर एक साइको किलर तक सब इसी अवस्था के अलग अलग रूप हो सकते हैं। टेक्स्ट में इसका एक बहुत ही भयावह उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, और वो उदाहरण इस अवस्था की गहराई को समझाता है। टेक्स्ट कहता है कि ऐसे विचारहीन व्यक्ति को अगर कोई कह दे कि 1000 लोगों की हत्या करने से तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, तो बिना सोचे समझे, बिना किसी भावना के ठीक 1000 लोगों की ही हत्या करेगा। न एक कम न एक ज्यादा। बिल्कुल, न एक कम न एक ज्यादा, क्योंकि उसमें अपना कोई विवेक, कोई सोच बची ही नहीं है। बस एक जमी हुई आज्ञा है जिसका वो पालन कर रहा है। विचार पूरी तरह से बर्फ बन चुका है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास के जो सबसे क्रूर तानाशाह थे, क्या वो किसी शैतानी विचारधारा के कारण ऐसे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग में एक विचार इस कदर जम गया था कि वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। ये तो उनकी क्रूरता को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। आप उस दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं जहां ये विश्लेषण हमें ले जाता है। स्रोत के अनुसार ये सभी शासक केतु की इसी विचारहीन जमे हुए विचार वाली अवस्था के रूप थे। बाप रे। चलिए लिस्ट में से कुछ उदाहरणों पर गहराई से बात करते हैं। स्रोत में पहला नाम माओ त्से तुंग का है। हाँ, चीन के माओ। माओ का जमा हुआ विचार था एक कम्युनिस्ट यूटोपिया, एक आदर्श समाज। इस एक विचार को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी नीतियां लागू की। और नतीजा इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल, जिसमें अंदाजन 4 से 8 करोड़ लोग मारे गए। 8 करोड़? हाँ, जब एक विचार बर्फ बन जाता है तो करोड़ों इंसानी जिंदगियां उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। और हिटलर, उसका जमा हुआ विचार क्या था? हिटलर का जमा हुआ विचार था नस्लीय शुद्धता, रेशियल प्योरिटी। आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता का विचार उसके दिमाग में इस कदर जम गया कि उसे सही साबित करने के लिए उसने हॉलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों समेत लगभग 1.7 करोड़ लोगों की हत्या करवा दी। उसके लिए ये लोग इंसान थे ही नहीं, बल्कि उसकी शुद्ध दुनिया के विचार में एक बाधा थे। जब सोच जम जाती है तो मानवता पिघल जाती है। इस लिस्ट में एक नाम पॉल पॉट का भी है, जो शायद कम लोगों ने सुना हो, लेकिन उसकी कहानी शायद सबसे अजीब और डरावनी है। हाँ, कंबोडिया का पॉल पॉट, उसका जमा हुआ विचार था एक पूरी तरह से शिक्षित शहरी समाज को खत्म करके एक देहाती कृषि आधारित समाज बनाना, एक एंटी इंटेलेक्चुअल समाज। बिल्कुल। इस एक पागलपन भरे विचार को लागू करने के लिए उसने अपने ही देश के बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, यहाँ तक कि चश्मा पहनने वाले लोगों को भी मरवा दिया। क्या? हाँ, उसने देश की 1/4 आबादी यानी लगभग 20 लाख लोगों का सफाया कर दिया। ये विचारहीनता का वो चरम है जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये नाम सुनना और इनके बारे में बात करना भी भारी लगता है, लेकिन स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि ये कोई बाहरी दानव नहीं थे, ये इंसान ही थे जिनकी चेतना एक खास अवस्था में फंस गई थी, एक जमे हुए विचार के गुलाम बन गए थे। बिल्कुल, और यही बात इस विश्लेषण को और भी जरूरी बना देती है।
ये हमें दिखाता है कि सबसे बड़ी तबाही किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि इंसान के अपने मन की एक अवस्था से आ सकती है। तो अगर ये राहु केतु की शक्तियां इतनी अंदरूनी है, हमारे मन की अवस्थाएं हैं, तो फिर हर कोई इन्हें आसमान में क्यों खोज रहा है? ज्योतिष में तो इन्हें बाहरी ग्रह ही माना जाता है। और यहीं पर टेक्स्ट ज्योतिष की दुनिया पर एक बहुत तीखी और जरूरी टिप्पणी करता है। स्रोत का तर्क है कि समस्या और समाधान दोनों हमारे भीतर हैं, लेकिन हम उन्हें बाहरी ग्रहों में खोज रहे हैं। टेक्स्ट कहता है कि लाखों में कोई एक ही ज्योतिषी होता है जो इस असली रहस्य को समझता है। और बाकी के बारे में क्या? उनका क्या? स्रोत का कहना है, और ये बहुत कठोर बात है, कि ज्यादातर ज्योतिषी खुद अशुभ राहु केतु से प्रभावित है। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो इन शक्तियों को मन की अवस्था समझने के बजाय बाहरी ग्रह मानकर लोगों के मन में डर पैदा करते हैं और फिर उसी डर का व्यापार करते हैं। मतलब? वो खुद अशुभ राहु के अहंकार के शिकार हैं, जो कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं गुरु हूँ और तुम अज्ञानी हो। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ज्योतिष के नाम पर सिर्फ डर बेच रहा है तो वो खुद अशुभ राहु के अहंकार का शिकार है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? कमाल का पैराडॉक्स। वो लोगों को पूजा पाठ, महंगे उपायों और कर्मकांड में उलझाते हैं, ये कहकर कि राहु केतु आकाश में बैठे हैं, उनकी पूजा करो और हमारी भी पूजा करो, हमें गुरु मानो। हाँ बिल्कुल, जबकि असली काम अपने भीतर के विचार और विचारहीनता को साधना है। टेक्स्ट की अंतिम पंक्तियां बहुत चुभने वाली हैं। खुद दुखी हैं और सारे संसार के दुख को खत्म करने की दुकान खोलकर बैठे हैं। ये इस पूरे विश्लेषण को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। ये सिर्फ मन की अवस्थाओं के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे हम उन अवस्थाओं को समझने में गलती करते हैं और कैसे उस गलती का फायदा उठाया जाता है। असली ज्योतिष तो फिर एक तरह की साइकोलॉजी या आत्मज्ञान की यात्रा हुई। सही कहा। स्रोत हमें आईना दिखा रहा है कि असली ज्योतिष भीतर की यात्रा है, बाहर की खोज नहीं। राहु का अहंकार और केतु की विचारहीनता सिर्फ तानाशाहों में नहीं बल्कि उन लोगों में भी हो सकती है जो ज्ञान का दिखावा करते हैं। तो आज के इस लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? राहु और केतु सिर्फ ज्योतिष के भारी भरकम शब्द नहीं, बल्कि हमारे मन की दो बहुत ही बुनियादी अवस्थाएं हैं। एक है विचार की शक्ति, जो हमें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, और दूसरी है विचारहीनता का शून्य, जो हमें मुक्त भी कर सकता है और एक क्रूर दानव भी बना सकता है। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें अपने विचारों के प्रति हर पल सजग रहना होगा। क्या हमारा विचार हमें विजडम की तरफ ले जा रहा है, कुछ नया बनाने की ओर, या फिर वो अहंकार की तरफ जा रहा है, दूसरों को नीचा दिखाने की ओर? और क्या हम विचार से ऊपर उठकर साक्षी बन रहे हैं, या उसके नीचे दबकर बर्फ बनते जा रहे हैं? क्योंकि जैसा स्रोत बताता है, हमारे भीतर की यही छाया दुनिया पर ग्रहण लगा सकती है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पे नहीं है। जब समाज में बहुत सारे लोगों के विचार एक साथ एक ही दिशा में बर्फ बन जाते हैं, तब इतिहास में हिटलर और स्टालिन जैसे अध्याय लिखे जाते हैं। बिल्कुल। और ये टेक्स्ट एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। अगर अशुभ केतु के प्रभाव से विचार जमकर बर्फ बन सकते हैं, तो वो कौन सी गर्मी है, वो कौन सी आग है जो इस जमी हुई बर्फ को पिघला सकती है? लेख पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।